गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। तो आज थोड़ा सा जानेंगे जेट स्ट्रीम होता क्या है और कैसे जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो है ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वैसे तो जेट स्ट्रीम जो है 3 प्रकार की आपको देखने को मिलती है। एक तो होती है हमारी राजबी तरंग के रूप में जो उत्पन्न होती है, दूसरी हमारी ट्रॉपिकल स्टाइल यानी उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, और तीसरी होती है ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो राजबी तरंग के रूप में जो होती है वो 2 तरीके की है, या तो उपोष्ण कटिबंधीय होगी या तो ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम होगी। ठीक है, यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। ठीक है, फ्रंट यानी वाताग्र, जहाँ पर ठंडी गर्म वायु राशियाँ मिलती हैं उसे वाताग्र कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं, टर्मिनोलॉजी आपको सारी तैयार है। फिजिकल जियोग्राफी का जहाँ से आपको देखना है, अगर पूरा आप वो देख लेंगे ना तो आपको सारी एक एक चीज़ समझ में आएगी यहाँ पर। ठीक है, जेट स्ट्रीम की अगर बात करेंगे तो ट्रॉपिकल स्टर्ली जो होती है हमारे भारत के मानसून के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। बताएंगे कैसे जो है ये भारत के मानसून को प्रभावित करती है, इसकी वजह से ही भारत में मानसून आता है। कैसे आता है पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, क्योंकि जो कि ध्रुव पे आती है 90 डिग्री पे आती है, 90 डिग्री पर ये आती है, इसीलिए जो है ये विश्व के जो है मौसम को प्रभावित बहुत कम कर पाती है, इसी वजह से जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO से पूछा गया कि भैया क्या होता है जेट स्ट्रीम। 23 मार्च 1950 में जो है WMO की स्थापना हुई थी। तो WMO से पूछा गया कि क्या होता है जेट स्ट्रीम, तो उसने कहा कि भैया कुछ बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं। कुछ पॉइंट उसने फिर बताए कि भैया ये होता है जेट स्ट्रीम। पहले उन्होंने कहा कि क्षोभ सीमा के समीप। क्षोभ सीमा मतलब क्या, आप लोग पढ़े हैं जो है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, उसके ऊपर क्या एक्सोस्फियर, इन दोनों को मिला के हम थर्मोस्फियर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगर बात करें आयनो और एक्सो को थर्मो कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो हमारा सबसे नीचे कौन सा है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच का ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, यानी निचला स्ट्रेटो कह लो या जो ट्रोपोस्फियर जहाँ पर ख़त्म होती है, इसे क्या हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोपॉस। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉस, यानी ट्रोपो यहाँ पर समाप्त हो गया, रुक गया। ठीक है, पॉस, ट्रोपोपॉस इसे बोलते हैं। हिंदी में इसी को बोलते हैं क्षोभ सीमा, कि ये हमारा क्षोभ मंडल है, ये हमारा समताप, ये हमारा मध्य। ठीक है, तो क्षोभ मंडल का ऊपरी परत जो सबसे होता है उसे क्या बोला जाता है, क्षोभ सीमा। तो ये हवा कहाँ चलती है, ये पृथ्वी पर नहीं चल रही है। हमारी पृथ्वी की अगर मान लो ये सतह है तो यहाँ से हवा ये नहीं चल रही है, ये कहाँ चल रही है, क्षोभ सीमा में ये हवा चल रही है। ठीक है, क्षोभ सीमा में हवा चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, राजबी तरंग के रूप में। राजबी तरंग क्या होता है, ऐसे, ठीक है, तरंग के रूप में यहाँ से कोई एक वायु राशि जो है इसको मूव कर रहा है, एक वायु राशि यहाँ पर मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगी, तरंग का, वेव का आकार ले लेगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं राजबी तरंग। इस खोज की थी इसकी राजबी ने, इसलिए राजबी तरंग उन्हीं के नाम पे नाम हो गया। ठीक है, तीसरी अगर बात करें, भूविक्षेपी पवन के समान। भूविक्षेपी पवन के समान यानी भूमि से ऊपर चल रही है, भूविक्षेपी पवन के समान चलेगी। सकरी पट्टी के समान। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए ये जो है इसकी जो होता है चौड़ाई जो होती है हवा की, जैसे ये नहीं कि मतलब ये सिंगल हवा तो नहीं चलती है, तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में चलती है। ठीक है, तो बड़े क्षेत्र में इसकी दूरी तो बहुत अधिक होती है लेकिन चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए सकरी होती है। ठीक है, तो सकरी पट्टी के समान। ठीक है, सकरी पट्टी में चलेगी। ठीक है, विसर्पण करते हुए यानी सीधे नहीं चलेगी, कैसे हवा चलेगी, कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है, विसर्पण करते हुए चलेगी। और दिशा क्या रहती है हवा की, पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर से रहेगी, पश्चिम से पूर्व। है बार बार हवा बना रहे हैं, किधर से बना रहे हैं, पश्चिम से पूर्व ही बना रहे हैं, तो आपके बात वैसे ही समझ जानी चाहिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इंडेक्स साइकिल की, तो इंडेक्स साइकिल के रूप में चलती है, यानी अभिसूचक चक्र के रूप में ये चलती है, यानी बार बार ये जो है रिपीट करके, बार बार जब इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद फिर ऊर्जा बनती है, फिर ये चलती है, तो ये लगातार ऐसे चलती रहती है इंडेक्स साइकिल के रूप में। ठीक है, ये स्ट्रीम इसे कहते हैं, ऐसा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मानती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर तरंग की उत्पत्ति की बात करें तो कैसे होती तरंग की उत्पत्ति, ये हमारा आपको दिख रहा है, ये हमारी एक वेव दिख रही है, तरंग दिख रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारी एक हवाएं जो है कुछ जा रही हैं। ठीक है, कुछ हवाएं इधर आ रही हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, कुछ हवाएं या ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो जहाँ पर ये हवाएं आती जाती हैं यहाँ पर क्या होता है, एक वेव का आकार ले लेती हैं। यहाँ से हवा जा रही, तो इसको क्या किया, इस प्लेट को, यहाँ पर जो ऊपर हवा चल रही थी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक हवा चल रही थी। ठीक है, मान लीजिए वो सीधी चल रही थी। ठीक है,
ये एक हवा चल रही थी, लेकिन यहाँ से एक हवा नीचे से गई, ठीक, और एक हवा इधर क्या हुआ, ऊपर से आई। तो यहाँ पर जहाँ ये हवा जाएगी तो इस हवा का क्या करेगी, उभार दे देगी, और यहाँ पर जो हवा नीचे आएगी वो यहाँ पर झुका दी देगी, तो ये क्या बना देगा, तरंग के आकार ले लेगा। ठीक है, जहाँ पर गर्म और ठंडी वायु राशियों का अभिसरण होता है, यानी आपस में मिलती हैं गर्म और ठंडी वायु राशियाँ, वहाँ क्या होता है, तापीय प्रवणता के कारण। तापीय प्रवणता किसे बोलते हैं, कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा हो, कहीं का टेम्परेचर कम हो, तो कम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर, इसे जो है ताप का अंतर जो होता है, यानी ठीक है, ताप का अंतर क्या कहलाता है, तापीय प्रवणता कहलाता है। ठीक है, ताप के बीच में अंतर। ठीक है, और ऊष्मा का क्या होता है, तरंग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तापीय प्रवणता होती है, इसके कारण क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इससे क्या होता है, उत्पत्ति होती है तरंग की। ठीक है, अगर बात करें सेकंड की, सेकंड टर्म की अगर बात करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो हमारा है ये अभिसरण बढ़ा, अभिसरण बढ़ने से क्या होगा, तरंग की गति तेज हो जाएगी। तरंग की गति अगर तेज हो गई तो ये जहाँ से हवा जो है उठ के जा रही है, हवा का जहाँ से अवरोहण हो रहा होगा वहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। और जहाँ केंद्र में लो प्रेशर बनता है वहाँ पर कौन सी दशा उत्पन्न हो जाती है, चक्रवाती दशा। वहीं जहाँ पर वायु का ये अवरोहण हो रहा है यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, तो हमारा बनेगी यहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशा बन जाती है। ठीक है, गर्म वायु राशि अगर सक्रिय ठंडी होकर जो है ठंडी वायरस के क्षेत्र में जाए, सक्रिय होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ये जो है नीचे से चलने वाली ये हमारी गर्म वायु राशि होगी। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए ये हमारी गर्म वायु राशि है। ठीक है, गर्म वायु राशि का, और अगर ये सक्रिय होकर इस क्षेत्र में पहुंच जाती है, अगर सक्रिय होकर गर्म वायु राशि ठंडे क्षेत्र में पहुंचती है तो क्या करती है, गर्म वायु का आरोहण हो जाएगा। ठीक है, गर्म वायु जब ठंडे वायु के क्षेत्र के में पहुंचती है, वाता अगर आपको पढ़ाएं पूरा, ठंडे वायु राशि क्षेत्र में पहुंचती तो क्या होता है, गर्म वायु राशि का क्या होता है, आरोहण हो जाता है, ऊपर चली जाती है। इससे यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो चक्रवाती दशा के लिए अनुकूल स्थिति होगी। वहीं जब ठंडी वायु राशि जो है सक्रिय होकर गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वायु का अवरोहण होता है, जिससे वायु का अवरोहण होता है। ठीक है, तो वायु का अवरोहण जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है, केंद्र में अगर हाई प्रेशर होता है तो कौन क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है प्रतिचक्रवाती दशा बनती है। ठीक है, यहाँ जो है प्रतिचक्रवाती दशा बन जाती है। अगर बात करें पृथ्वी पर जेट स्ट्रीम की राजवी, हम लोग सिर्फ अभी कौन सी पढ़ रहे हैं, दो ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, राजवी तरंग वाली। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय वाताग्र। तो देखते हैं कैसे बनती हैं उस पोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय वाताग्र वाली। ये आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा चित्र को छोटा कर लें ताकि आपको एक ही बार में पूरा दिख सके। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा अभी, ये समझिए इसको ज़रा। ये हमारी जो है पृथ्वी की सतह है। ठीक है, एक आप डिटेल समझिए, पृथ्वी की सतह है। ठीक है, आपको बताया था यहाँ पर 0 डिग्री होगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, यानी ये हमारा 90 डिग्री साउथ है, हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, तो ये हमारे पोल्स हैं, ये हमारा क्या है भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जिसके कारण तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसके कारण वायु का क्या होता है, आरोहण होता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वायु का अवरोहण होता है, यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर। ठीक है, इन दोनों जगहों पर वायु का अवरोहण हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये हवा जो होगी ऐसे ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी कहीं ना कहीं। जब यहाँ पर लो बना है तो जहाँ पर ये हवा पहुँचेगी वहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर जहाँ पर बनता है वायु से वायु का क्या होता है, अभिसरण हो जाता है। जब ये वायु अभिसरण करेगा तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये क्या करेगी, 30 डिग्री पर, जहाँ 30 डिग्री होता है वहाँ पर क्या करेगी, नीचे आ जाएगी, यानी अवरोहण हो जाएगा। तब जब वहाँ यहाँ पर जो है लो हाई प्रेशर बना था तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लो प्रेशर बनेगा। जब यहाँ लो बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। हाई प्रेशर से ये हमारा बीच में लो प्रेशर है, दोनों तरफ हाई प्रेशर है, तो हवा का क्या होगा, यहाँ पर अवरोहण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो है पूरा ये क्या बन रहा था, सारी तुमको वायु राशियाँ पढ़ा चुके थे हम। तो ऐसे हमारी क्या हो रहा था, वायु ऊपर जा रही। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे जो है आ रही, फिर इधर जा रही, फिर इधर आ रही, यहाँ पर भी हवा ऐसे चल रही। ठीक है, तो ये एक क्या बन जा रही है, पूरी पूरी 2 सेल्स बन जा रही हैं। इसमें पहली सेल जो होती है, मतलब इन दोनों सेल्स को बीच वाली जो सेल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेडली सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडली सेल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो है हमारी अब हेडली सेल अगर बन गई है हमारी, मान लीजिए ये हेडली सेल बन गई है, तो यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट जो हमारा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वायु का अवरोहण हो रहा है। यहाँ पर भी वायु का अवरोहण हो रहा है, जबकि यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा था, 90 डिग्री पर भी वायु का अवरोहण हो रहा है। तो इन दोनों से हवा इधर चलेगी, तो जहाँ पर गर्म और ठंडी वायु राशियाँ मिलेंगे वहाँ गर्म वायु राशि का अवरोहण हो जाएगा, जिससे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपकी 2 सेल्स डेवलप हो जाएंगे, जिसे फेरल और पोलर्स कहेंगे। ठीक है, तो कुल कितनी हो गई सेल्स, 6।
ये आपकी 6 सेल्स हो गई। इधर पोलर, फिर फेरल, फिर हेडली, फिर हेडली, फिर फेरल, फिर पोलर, ठीक है। इतनी सेल्स हमारी ये बन जाएंगी। सेल्स को समझना आपको जरूरी नहीं, आप समझिए ये कि 30 डिग्री पर क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम बनती है यहाँ पर, जहाँ पर 2 वायु राशियों का अभिसरण हो रहा है, ठीक है। 2 वायु राशियाँ कहाँ पर बन रही हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर वायु राशियों का अभिसरण हो रहा है, 2 वायु राशियाँ मिल रही हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, ये हमारा जो है यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम बन जा रही है। वहीं अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पोलर पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 वायु राशियों का अभिसरण हो रहा है, एक ठंडी एक गर्म, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम बन जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे अगर, तो राजवी तरंग जो होती है उसके रूप में हेडली और फेरल कोशिकाओं की वायु राशियों के अभिसरण के कारण, कौन कौन सी, हेडली और फेरल, आपको ये हेडली दिख रही है, फेरल दिख रही है, तो हेडली फेरल जहाँ पर मिली है, कहाँ पर, ट्रोपोपॉस में, ठीक है। हेडली फेरल कहाँ पर ये अभिसरण हो रहा है, ट्रोपोपॉस में। ट्रोपोपॉस में क्या हो रहा है, एक वायु राशि इधर से आ रही है, एक राशि इधर से आ रही है, ठीक है, दोनों मिल रही हैं, अभिसरण हो रहा है। तो जहाँ पर अभिसरण होगा वहाँ से क्या होगा, जेट स्ट्रीम में बन जाएगी, ठीक है। तो जो जेट स्ट्रीम आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम है, ठीक है। वहीं जो हमारी पोलर और फेरल सैटेलाइट जहाँ सेल्स जहाँ पर मिल रही हैं, ये पोलर सेल एक है और ये क्या है, फेरल सेल है। तो पोलर और फेरल जहाँ पर ये मिल रही हैं, एकदम ज़मीन के पास से मिल रही हैं, ये यहाँ पर अभिसरण होगा ज़मीन के पास में सतह से, तो यहाँ से एक चलेगी, इसे हम बोलेंगे ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो जहाँ पर फेरल और पोलर मिल रही हैं, वायु का अभिसरण हो रहा है, तो ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम बनती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए जेट स्ट्रीम की ऊंचाई की, कहाँ पर कितनी ऊंचाई रहेगी, पृथ्वी हमारी है, यहाँ पर 0 डिग्री होगा, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री होगा, तो कहाँ पर जो है जेट स्ट्रीम की ऊंचाई यानी सबसे पहले हमारी सतह होगी पृथ्वी की, उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर हवा में जाएंगे, यहाँ ट्रोपोपॉस पड़ेगा, ठीक है। सारी यहीं ट्रोपोपॉस में ही होती हैं, आपको बता चुके हैं ट्रोपोपॉस में सारी चलती हैं। लेकिन ट्रोपोपॉस की ऊंचाई अलग अलग होती है। 0 डिग्री पर यहाँ अगर भूमध्य रेखा की बात करो तो ट्रोपोपॉस की ऊंचाई ज़्यादा होगी, जबकि ध्रुवों पर कम होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रोपोपॉस मेनली क्या होता है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग से डिसाइड होता है। ये हमारा -40 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर होगा उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉस, वहाँ तक हम मानते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं पूर्वी पृथ्वी की, तो ये हमारा 0 डिग्री मान लीजिए, हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ है, ठीक है। तो सतह का तापमान की अगर बात करेंगे तो 0 डिग्री पर सतह का तापमान सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरण क्या पड़ती है, सीधे पड़ती है, ठीक है। तो 0 डिग्री पर मान लीजिए सतह का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है, जबकि ध्रुवों पर टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, बर्फ जमा रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस होगा। अब सोच लीजिए ऊँचाई पर जाने पर पृथ्वी पर चाहे जहाँ जाओ 6.5 डिग्री सेल्सियस हर किलोमीटर पर जो है टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक किलोमीटर ऊंचाई जाने पर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। अब सोच लीजिए यहाँ पर हम चलना शुरू किया तो 25 से घटना शुरू किया, 25 से 6 कम होगा, ठीक है। 25 से 6 कम होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 19, 19 से 6 कम होगा हमारा 13, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ऊंचाई अधिक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, धीरे धीरे अधिक हो जाएगी। यहाँ 5 से कम होना शुरू होगा और -40 पहुँचने के लिए ऊंचाई कम लगेगी दोनों ध्रुवों पर, ठीक है। तो जहाँ पर ये अब यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम है, ये हमारी ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम है, तो उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की ऊंचाई अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर ट्रोपोपॉस की ऊंचाई ही क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए, क्या क्या विशेषताएं होती हैं जेट स्ट्रीम की, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसी चीज़ से यही हमारे जो है मेन काम की चीज़ है, जेट स्ट्रीम की विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहले बात करें विषुवत रेखा से ध्रुव के मध्य, अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तापीय प्रवणता, समझ गए, तापीय प्रवणता यानी ऊष्मा का स्थानांतरण, वायु का परिसंचरण। देखो जब हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक है, तब क्या करते हैं, मान लीजिए 0 डिग्री से हम कहाँ जा रहे हैं, 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे जा रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ पे जा रहे हैं। अगर बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, तापीय प्रवणता का बल बढ़ेगा। तापीय प्रवणता का बल क्यों बढ़ता है, देखो यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम। तापीय प्रवणता कैसे कहते किसे हैं, तापीय प्रवणता होता है कि टेम्परेचर में अंतर, एक जगह का दूसरा है, दूसरी जगह दूसरा है, तीसरी जगह दूसरा है, तो इनके बीच में जो टेम्परेचर का अंतर होता है उसे तापीय प्रवणता कहा जाता है। और तापीय प्रवणता के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। मान लो, अच्छा ये मान लो एक हमारा जो है ये एक लोहे की छड़ है, ठीक,
इस पूरी क्षण का टेम्परेचर अगर हम मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे पूरी क्षण को गर्म कर दें, तो क्या थोड़ी देर बाद ये वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ये कम ठंडा हो जाएगा। तो ये जो है अगर समांगी सतह बनी हुई होगी तो जो है अगर पूरा 10 डिग्री सेल्सियस हो तो ये क्या होगा, बराबर होगा, धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर ऊष्मा में निकल जाएगा, हवा में निकल जाता है, क्योंकि हवा का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसका टेम्परेचर जो है एक हिस्सा जो है हम गर्म कर दें, एक हिस्सा अगर हम गर्म कर दें तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण क्यों होता है, क्योंकि तापीय प्रवणता है, एक जगह टेम्परेचर कम एक जगह टेम्परेचर ज़्यादा, तो ये क्या चाहता है कि टेम्परेचर हो जाए हर जगह बराबर, इसीलिए तापीय प्रवणता होती है। ठीक है, हम लोग आइसक्रीम लाते हैं, क्यों पिघल जाती है, क्योंकि आइसक्रीम का टेम्परेचर बहुत कम है सामान्य जो है वायुमंडल की टेम्परेचर से। वही आइसक्रीम जब फ्रिज में रखी होती तो नहीं पिघलती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जहाँ वो तब रखी होती है उसके टेम्परेचर के बराबर होता है, समानुपाती होता है, तब वहाँ पर जो है क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकाली जाती है, हवा के संपर्क में लाई जाती है, हवा का तापमान ज़्यादा होता है, आइसक्रीम का टेम्परेचर कम होता है, तो जब वो बाहर निकलती है तो क्या होता है, उसका जो है वो पिघलने लगती है, क्योंकि उससे जो है ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होने लगता है, उसमें जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होने लगता है, क्योंकि ऊष्मा हमेशा हाई टू लो ट्रांसफर होती है। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, और जब हवा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होगी तो वायु का इसके कारण क्या होगा, परिसंचरण होगा, वायु एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी इसी के कारण। ठीक है, इसी से क्या होती है, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आई? जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का कारण क्या है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापीय प्रवणता, अगर विषुवत रेखा से ध्रुव तक हर जगह का टेम्परेचर एक समान होता तो न जेट स्ट्रीम होती ना हवा चलती। ठीक, हवा चलने के लिए तापीय प्रवणता बहुत आवश्यक है, नहीं तो हवा चल ही नहीं रही होती। अगर हर जगह का टेम्परेचर एक समान हो जाए तो हवा चलनी बंद हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर हर जगह का अलग अलग रहता है, इसी के कारण जो है तापीय प्रवणता होती है। तापीय प्रवणता होती है तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो हवाएं चलती हैं, वायु परिसंचरण होता है, जिसके कारण क्या बनता है, जेट स्ट्रीम हमारी बनती है। अगर शीत ऋतु की और ग्रीष्म ऋतु की तुलना करें तो शीत ऋतु के समय, ठंडी के समय तापीय प्रवणता अधिक होती है गर्मी की अपेक्षा, गर्मी में तापीय प्रवणता कम होती है अपेक्षाकृत। अच्छा, बात करें ठंडी की, ठंडी में आप जो है, आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं कि आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, दोपहर का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, धूप निकल आती है तो टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है, रात का टेम्परेचर फिर अधिक हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ठंडी के समय दैनिक तापांतर ही इतना ज़्यादा है, दैनिक तापीय प्रवणता ही इतनी ज़्यादा है, क्षेत्रीय तापीय प्रवणता तो अधिक हो ही जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि तापीय प्रवणता शीत ऋतु के समय अधिक होती है, इसी के कारण जो है वहाँ पर क्या होता है, जेट स्ट्रीम का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम किससे आ रही है, तापीय प्रवणता से, हवा चल रही है, तापीय प्रवणता से हवा चलती है, हवा चलने से जेट स्ट्रीम आती। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के समय तापीय प्रवणता कम होगी तो जेट स्ट्रीम की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बात करें आगे, अगर बात करें राजवी तरंग के रूप में जेट स्ट्रीम का संबंध, राजवी तरंग के क्या होता है, किससे संबंध है, ITCZ यानी वायुदाब कटिबंध से होता है, ITCZ से होता है, कहाँ पर कौन सा वायुदाब कटिबंध बन रहा है। ठीक है, इससे संबंध होता है किसका, जेट स्ट्रीम का सीधा संबंध होता है। देखो, ग्रीष्म ऋतु के समय ये हमारा 0 डिग्री होता है। ठीक है, जब गर्मी आती है, गर्मी आने का मतलब क्या है, हमारा देश कुछ यहाँ पर बना हुआ है इस टाइप से। ठीक, भारत देश कुछ ऐसे भी यहाँ पर है। ठीक है, अब मान लो गर्मी कैसे आएगी, हमारे यहाँ हमको गर्मी जब लगती है इसका मतलब है यहाँ इस क्षेत्र में गर्मी नहीं हो रही है, जब यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ सर्दी होगी, जब यहाँ सर्दी होती तो यहाँ गर्मी होती। क्यों, सूर्य की सीधी किरण जो है विषुवत रेखा पर पड़ रही है, ITCZ विषुवत रेखा पर है, वायुदाब कटिबंध विषुवत रेखा पर है। जब गर्मी आती है यानी मार्च से जून के मध्य में इसका उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है तो ये धीरे धीरे जून में कहाँ पहुँच जाता है, 21 जून को पहुँच जाता है कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा पर पहुँच जाता है यानी 23.5 डिग्री पर। जब कर्क रेखा पर पहुँचता है तो यानी कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजर रही है, कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजर रही है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, अधिक हो जाता है, इसलिए हमको क्या लगता है, गर्मी लगती है। वहीं जब दक्षिण से यहाँ से यानी यहाँ से क्या है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक इसका क्या होता है, दक्षिणायन होता है, सितंबर से दक्षिणायन होता है दिसंबर तक। 22 दिसंबर को यहाँ पर जो है मकर रेखा पर ये पहुँच जाती है। तो मकर रेखा पर जब ये पहुँच जाती है तो हमसे ये बहुत दूर हो गई, जो हमारी तापीय विषुवत रेखा है। तो तापीय विषुवत रेखा जब हमसे दूर हो जाती है, ITCZ हमसे दूर हो जाता है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए दिसंबर में हमको क्या लगती है, ठंडी लगती है। समझ में आई बात कुछ? ठीक है, तो यहाँ पर जब गर्मी होगी तो यहाँ पर ठंडी, जब यहाँ पर ठंडी होगी तो यहाँ पर गर्मी हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, अब अगर हम बात करें
उत्तरायण की। तो जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो हमारा क्या होता है, ITCZ का उत्तरायण होगा। जब ITCZ का उत्तरायण होता है तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम का भी क्या हो जाता है, उत्तरायण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वायुदाब कटिबंध से सीधा संबंध होता है जेट स्ट्रीम का, तो इसके कारण जब उत्तरायण होगा ITCZ का तो जेट स्ट्रीम का उत्तरायण होगा। वहीं जब ITCZ का दक्षिणायन होता है यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में, तो जेट स्ट्रीम का भी क्या होता है, दक्षिणायन हो जाता है। चौथी अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि देखो अगर पृथ्वी हमारी ये है 0 डिग्री के ऊपर का हमारा क्या है, नॉर्थ गोलार्ध है, और नीचे का हमारा क्या है, साउथ गोलार्ध ही है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात कर रहे हैं तो जरा बात को समझिए ध्यान से कि दक्षिणी गोलार्ध जो हमारा है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पर हमारा जो है ये अफ्रीका ऐसे कुछ बना हुआ है, यहाँ पर हमारा ये एशिया बना हुआ है पूरा, यहाँ पर ये भारत ऐसे है। ठीक है, ये 0 के ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भारत है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऑस्ट्रेलिया है छोटा सा, यहाँ पर ये तुम्हारा अमेरिका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा जो है इतने में ही बसा हुआ है। ठीक है, अगर दक्षिणी की बात करेंगे तो ये दक्षिण का ये वाला पोर्शन जो है पूरा खाली, यहाँ पर कोई भी महाद्वीप है ही नहीं। ठीक है, पूरे महाद्वीप जो है किस बीच में है, इसी बीच में है। ठीक है, महाद्वीप है ही नहीं। जब महाद्वीप होते नहीं हैं ध्रुव की ओर जाने, अब क्या होता है कि जब महाद्वीप नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड कम है। स्थलखंड कम है इसका मतलब सतह समांगी, पूरा पानी भरा हुआ है, महासागर है खाली। ठीक है, पूरा महासागर है। महासागर में क्या होगा, जब एक ही समान टेम्परेचर, जैसा टेम्परेचर यहाँ का होगा वैसा टेम्परेचर यहाँ का होगा। जहाँ स्थलखंड होते हैं, कहीं पहाड़ होता है तो पहाड़ के चोटी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वहीं से धीरे धीरे जो है कहीं टेम्परेचर कम होगा, कहीं का ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ पर पूरा पानी भरा है वहाँ का टेम्परेचर जो है एक अच्छांश पे क्या होगा, सेम टू सेम होगा। सतह समांगी होने के कारण ITCZ का क्या होता है, ये तुम्हारा जो है जेट स्ट्रीम का प्रभाव यहाँ पर कम हो जाता है। स्थलखंडों का अभाव है, सतह समांगी है, सतह समांगी होगा तो वायु का मूवमेंट कम होगा, जिससे जेट स्ट्रीम का प्रभाव कम हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय प्रभाव अधिक होता है, स्थलीय प्रभाव के कारण जेट स्ट्रीम का प्रभाव भी अधिक होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अगर बात करें, विषुवत रेखा से हम कहाँ जा रहे हैं, यानी 0 डिग्री से हम जा रहे हैं ध्रुव पर, ये बात आपको बता चुके हैं पहले भी। 90 डिग्री की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा, सतह के औसत तापमान में कमी आती है, क्योंकि 0 का टेम्परेचर अधिक है, 90 का कम है, तो धीरे धीरे औसत तापमान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और क्षोभ सीमा की ऊंचाई में कमी आती है, आपको ये बात भी बता चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री पर मान लो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहले से होगा, यहाँ पर 5 डिग्री होगा, यहाँ पर 5 डिग्री होगा। टेम्परेचर घटने की स्पीड सबकी बराबर है। ठीक है, तो हमको 40 अगर करना है तो 40 यहाँ हमको -40 5 से स्टार्ट करके -6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर घटाएंगे तो यहीं पर 40 हो जाएगा, यहीं पर 40 हो जाएगा। 25 से घटाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर 40 होगा। तो इसके कारण जो है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जेट स्ट्रीम की ऊंचाई अधिक होगी, यानी ट्रोपोस्फेयर पास की ऊंचाई अधिक होगी, जबकि यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। ध्रुवों पर ऊंचाई कम होगी। ठीक है, क्षोभ सीमा की ऊंचाई में अंतर होता है, कमी आती है। उपोष्णकटिबंधीय इसके कारण क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या होती है, ऊंची अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय वाताग्र स्ट्रीम क्या होती है, कम ऊंची होती है। ये आपको रीजन बता चुके हैं हम पहले ही, एक बार फिर आपको चित्र दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारी क्या है, उपोष्णकटिबंधीय है तो इसकी ऊंचाई अधिक हो जाएगी, जबकि ये हमारी ध्रुवीय है, ये 30 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई अधिक हो जाएगी उपोष्ण की, और ध्रुवीय वाताग्र की ऊंचाई कम हो जाएगी। अपने आप ही ये बात आपको वैसे ही समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर बात करें सभी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का संबंध राजबी तरंग से नहीं होता है। ठीक है, अब अभी तक आपने कितनी पढ़ी है, राजबी तरंगें 2 पढ़ ली हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि राजबी तरंग जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 आपकी राजबी तरंगें हो गई। ध्रुवीय वाताग्र ऊंचाई कैसी होती है, ठीक है, आप ये जान गए। उपोष्णकटिबंधीय कैसे आती है, क्यों आती है, सारा आपको समझ में आ गया। वायु राशियाँ कैसे कैसे बनती हैं। जब आप एयर वाला पढ़ेंगे टॉपिक तो आपको सारी जो है कोशिकाएं समझ में आ जाएंगी, कैसे हेडले, फेरल और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्यों वायु जाती है ऊपर, क्यों इधर जाती है, क्यों नीचे आती है, सारा हमने डिटेल में आपको बनाया हुआ है, जहाँ पर वायु परिसंचरण हमने पढ़ाया है। उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं हम कि अब लास्ट हमको जो बात करनी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, ट्रॉपिकल स्टर्ली, क्योंकि इसके कारण भारत में मानसून आता है, मानसूनी वर्षा होती है। मानसून हमें पढ़ना भी बहुत अच्छे से है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी जेट स्ट्रीम का संबंध राजबी तरंग से नहीं होता है, जैसे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध राजबी तरंग से नहीं होता है। ठीक है, राजबी तरंग मतलब ये तुम्हारा लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जो हमारा ये यानी ध्रुव भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने के कारण उसका उत्पादन नहीं हो रही, उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है।
तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको भी जान लो। अब देखो, एक तो है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार वर्ल्ड मैप हम आपके लिए लाना आज भूल गए हैं, वैसे आपको दिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं आपको वर्ल्ड मैप ले जाने की, आपको दिखाते हैं हम वर्ल्ड मैप। ये आपको जो है यहाँ पर दिखेगा तिब्बत का पठार। न्यू दिल्ली दिखा रहा है, भी कम कलाकार नहीं है। चलिए तिब्बत प्लेटू आपको दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा है तिब्बत का पठार। ये क्या है पूरा, ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ये हमारा क्या है, तिब्बत का पठार। ठीक है, ये काफ़ी जो है ऊंचा क्षेत्र है, काफ़ी जो है क्या है, ऊंचा क्षेत्र। आपको भारत दिख रहा है, भारत के ऊपर ये आपको पूरा ये जो वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये हमारा क्या है, तिब्बत का पठार दिख रहा है। ठीक है, तिब्बत का पठार दिख रहा है, तिब्बत प्लेटू दिख रहा है। एक्चुअली ये बहुत घुमा दे रहा है, तिब्बत प्लेटू। ठीक है, तो ये हमारा आपको दिख रहा है तिब्बत प्लेटू। इसकी ऊंचाई देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। आपको 3D में थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। ये देखिए, इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तिब्बत प्लेटू की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। पठारों के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कई सारी पहाड़ियों के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ऊंचा है। हिमालय के क्षेत्र का लगा हुआ क्षेत्र है ना, इस वजह से इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। आपको तिब्बत प्लेटू आपको दिख रहा है। भारत के सापेक्ष अगर आपको दिखाएं थोड़ा सा, ये देखिए, ये भारत हमारा है और ये हमारा क्या है, तिब्बत प्लेटू है। ठीक है, ये वाला पोर्सन आपका क्या दिख रहा है, तिब्बत प्लेटू। ये आपको रीजन जो दिख रहा है ये हमारा तिब्बत का पठार है। ठीक है, अगर बात करें इसकी तिब्बत के पठार की, ज़रा सा समझिए इसको। ठीक है, तो तिब्बत का पठार जो आपको ये दिख रहा है, ये तिब्बत का पठार, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो है अन्य जगह की अपेक्षा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरण जो है यहाँ पर सीधी पड़ रही होगी उस समय, जब ग्रीष्म ऋतु होगी यहाँ पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी और हाइट यहाँ की बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुँचेंगे और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, अन्य जगह की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वायु का क्या होगा, जहाँ पर ताप बढ़ता है वहाँ पर वायु का होता है आरोहण, वायु जाती है ऊपर। जब वायु धीरे धीरे ऊपर जाती है तो क्या होता है, ये हवा है, मान लो ये सतह मान लो तिब्बत के पठार की है, तो वायु का आरोहण यहाँ से होगा, हवा धीरे धीरे यहाँ से जाएगी, हवा धीरे धीरे यहाँ से जाएगी, तो यहाँ वायु का क्या होगा, प्रसरण होगा। वायु का प्रसरण होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी ये टॉप पे पहुँच गई जहाँ पर हवा, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा हमारा लो प्रेशर और यहाँ पर हमारा जो है क्षोभ सीमा में बन जाएगा हवा, जहाँ ऊपर पहुँची ट्रोपोपास में वहाँ बन जाएगा हमारा क्या, हाई प्रेशर। क्षोभ मंडल की परत में बनेगा हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, प्रतिचक्रवाती दशा बनती है हमारी, ये क्या बन जाती है, प्रतिचक्रवाती दशा बन जाती है। ठीक है, प्रतिचक्रवाती दशा जब यहाँ बन जाती है तो यहाँ से चलने वाली हवा जो है हमारी क्षोभमंडल की ऊपर की परत में हाई प्रेशर से चलने वाली हवा जो हमारी होगी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्वी जेट स्ट्रीम बोलते हैं। बात को फिर से एक बार समझिए ध्यान लगा के, राजवी तरंग से ही जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति नहीं होती है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तिब्बत के पठार की बहुत ज़्यादा हाइट है, तो जब वहाँ पर गर्मियाँ आती हैं, यानी जब हमारे यहाँ गर्मियाँ आती है तभी तिब्बत में गर्मियाँ आती है। तो जब हमारे यहाँ गर्मियाँ आती हैं, यानी जून की अगर हम बात कर रहे हैं तो मई जून के बाद की बात कर रहे हैं, तो मई जून में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तिब्बत के पठार का, जिसके कारण वहाँ पर वायु का क्या होने लगता है, आरोहण होने लगता है। ठीक है, तिब्बत के पठार से हवा धीरे धीरे उठकर ऊपर जाती है, धीरे धीरे उठकर जब ऊपर जाती है तो नीचे तो हमारा लो प्रेशर बन गया, जहाँ पर आरोहण होता है वहाँ पर नीचे लो प्रेशर बन जाता है, लेकिन ट्रोपोपॉस में हमारा क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। हाई प्रेशर जहाँ बनता है वहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशा होती है और प्रतिचक्रवाती दशा से क्या होता है, वहाँ से चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कैसे प्रभावित करती हैं भारत को, क्योंकि भारत में आपको हमने मैप में जब दिखाया तो आपने देखा कि ऐसे कुछ भारत का मैप है, ठीक है, और तिब्बत का पठार कुछ यहाँ पर है।
ठीक है। अब तिब्बत का पठार जब यहाँ पर है तो इससे जो है कैसे भारत का मानसून प्रभावित हो जा रहा है। आप लोग खूब पढ़े हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हमारे यहाँ मानसून इनसे ही आता है। तो कहाँ से ये इसको प्रभावित कर दे रहा है, यहाँ से कोई हवा चल रही तो कैसे प्रभावित कर दे रही, क्योंकि ये हवा जो चल रही है कहाँ से चल रही है, ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए अरब सागर से होते कहाँ जाती है, दक्षिण हिंद महासागर की तरफ जाती है। ये आपको भारत दिखा, ठीक है, ये आपको तिब्बत का पठार दिखा, ये आपको तिब्बत का पठार दिखा। यहाँ से एक हवा चल रही है जो यहाँ से होते हुए, यहाँ से ये ऐसे जो है होते हुए कहाँ जा रही है, ये मतलब भारत के नीचे सतह पर नहीं चल रही है, कहाँ चल रही है, ट्रोपोस्फीयर में चल रही है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर यानी ज़मीन की सतह से बहुत ऊपर चल रही है, ठीक है। और ये धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाती है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए और अरब सागर होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, ये आपकी अगर बात करें हम, ये पहुँच जाती है कहाँ, इस वाले पोर्शन में, ठीक है, इस वाले पोर्शन में पहुँचती है। यानी हमारा यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर जब ये पहुँचती है तो हिंद महासागर जब ये पहुँचती है तो क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर पहुँचती है मेडागास्कर के पास में। कहाँ पहुँचती है, हिंद महासागर की तरफ दक्षिण हिंद महासागर की तरफ जाती है तो यहाँ पर ये पहुँचती है मेडागास्कर के पास में। मेडागास्कर द्वीप के पास में जब पहुँचती है, आप देखे होंगे मेडागास्कर द्वीप अगर, तो भारत अगर यहाँ पर बना हुआ है तो मेडागास्कर द्वीप समूह यहाँ पर बना हुआ है, बहुत नीचे है उससे, ठीक है। इसी के आसपास जब ये यहाँ पर पहुँच जाती है तो मेडागास्कर द्वीप के समूह पर क्या क्या होगा, वायु का अवरोहण हो जाएगा, यानी वायु यहाँ पर अब नीचे उतर कर आएगी ट्रोपोपॉज से, कहाँ, पृथ्वी की सतह पर। तो जहाँ पर वायु नीचे उतरती है वहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। जहाँ वायु का अवरोहण होता है वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती हैं। अब यहाँ हमारा हाई प्रेशर है, पूरा ये बंगाल की खाड़ी और भारत क्षेत्र क्या है, गर्मी का मौसम है, इसलिए यहाँ पर पूरा लो प्रेशर पहले से बना हुआ है। अब यहाँ हाई प्रेशर है तो हवा यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, और यहाँ से चलना जब स्टार्ट करेगी इस क्षेत्र से, मेडागास्कर वाले क्षेत्र से, तो क्या होगा, यहाँ बंगाल की खाड़ी से होते हुए अरब सागर से होते हुए क्या करेगी, हवा लेते हुए आएगी, पानी लेते हुए आएगी, नमी लेते हुए आएगी, आर्द्र होते हुए आएगी, और भारत में पहुंचेगी ये जून में। और जून में जैसे ही पहुंचेगी भैया ये अरब सागर से और ये बंगाल की खाड़ी से, तो ये क्या करेगी, वर्षा करवाएगी। तो यहाँ सबसे नीचे जो राज्य होता है केरल, सबसे पहले यहीं है मानसून पहुँचा के 1 जून को बरसा देगी, ठीक है। तो मानसून जो आ रहा है हमारा दक्षिण पूर्वी पवन और व्यापारिक पवन से आ रहा है। किस पवन से आ रहा है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। अच्छा, बात को थोड़ा सा और समझिए। मेडागास्कर जो हमारा है ये हमारा 0 डिग्री है, यहाँ पर हमारा ये भारत है, ठीक है। मेडागास्कर हमारा कुछ यहाँ पर है, ठीक है, मेडागास्कर यहाँ पर है, ठीक है। हवा चल रही है, हम बताए हैं जो है यहाँ से चल रही है, ठीक है, यहाँ से चल रही है। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको जब पढ़ाई थी हवाएं तो कुछ ऐसे बताई थी, 30 डिग्री है, 30 डिग्री के बीच में कुछ हवा ऐसे चलती है, ठीक है। कोयले बल के प्रभाव के कारण जब आपको पढ़ाए थे कुछ हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है, बात को समझिए, कुछ ऐसे हवा चलती है। लेकिन जब इसका उत्तरायण हो जाएगा, गर्मी है तो उत्तरायण हो जाएगा, ठीक है, उत्तरायण हो जाएगा यानी ये पहुंच जाएगा लगभग यहाँ पर, ठीक है। अब हवा जो है हमारी इधर से चल रही थी, ये अब इधर चलेगी, उसके बाद ये हवा इधर चल के 0 डिग्री के बाद क्या करेगी, मुड़ जाएगी कुछ ऐसे। ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है, और ये भी 30 डिग्री है, लेकिन हमारा जो है यहाँ पर अब ये जो है ITCZ है इस समय, ठीक है। तो हवा कुछ ऐसे चलेगी, यहाँ पर मेडागास्कर है और ये हमारा क्या है, भारत है, ठीक है, ये भारत है। हवा यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी तो ऐसे चलेगी, ऐसे, लेकिन उसके बाद यहाँ क्या करेगी, ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ क्षेत्र से पूरे हवाएं चलेगी, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से आपको एक बार अच्छे से समझाएं। 0 डिग्री पार करके देखो, पहले ऐसे चली लेकिन उसके बाद क्या करेगी, ऐसे घूमेगी। मेडागास्कर, ये वाला मेडागास्कर है, ये भारत है। तो इसीलिए जो है सबसे पहले क्या करती है, जब ऐसे घूमती है तो यहाँ पर जो है ये हमारा भारत दिखता है। तो यहीं पर सबसे नीचे वाला पोर्शन जो हमारा होता है, सबसे नीचे वाला पोर्शन ये हमारा क्या है, केरल। केरल के बाद इधर हमारा क्या है, कर्नाटक। यही हमारा जो है सबसे पहले मानसून आ जाता है, यहीं पर हमारा पानी बरसने लगता है। जबकि बंगाल में जो है ये हवा जो चलती है ये सीधे नहीं ऐसे जाती है, ये इधर की ओर ऐसे टकरा के यहाँ पानी बरसा देती है, लेकिन नहीं बरसाती। क्यों नहीं बरसाती, कि हवा हमारी कैसे चल रही है, ऐसे। और जब ये ऐसे चल रही है यानी कैसे है, ये दाईं ओर मुड़ी हुई है, दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व से। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, दक्षिण पूर्व से आई है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन थी, ये मुड़ गई है, ठीक है, दाईं ओर। दक्षिण पूर्वी थी, देखो हवा कैसी थी, दक्षिण पूर्वी। बात समझो, ये कैसी है, साउथ है, साउथ से चल रही है, और वेस्ट से चल रही है किधर, ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट है। अच्छा, अगर इसकी बात करें हम तो ये हमारा क्या होता है,
जैसे विषुवत रेखा को पार करती कोरियलिस बल के प्रभाव के कारण नॉर्थ में पहुंचती तो क्लॉकवाइज ये दाईं ओर मुड़ जाती है, और दाईं ओर जब ये मुड़ती है तो क्या करती है, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करता है, साउथ वेस्ट दिशा में घूम जाती है, साउथ वेस्ट दिशा में घूम जाती है, साउथ वेस्ट दिशा में घूम जाती है, और साउथ वेस्ट दिशा में घूम जाने के कारण दक्षिण पश्चिम दिशा में जब ये घूम जाती है, दक्षिण पश्चिम से आने वाली है, बात को समझो, दक्षिण पश्चिम मतलब ये, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम से इधर से ही आ रही है हवा, इधर की ओर चल रही है, ठीक है। तो हम बताए थे हवा का नाम उस आधार पे दिया जाता है जिधर से हवा आती है, ना कि जिधर जाती है। जा तो हमारी ये रही किधर, ये हमारी जा रही है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन आ किधर से रही, साउथ वेस्ट से। तो साउथ वेस्ट से आ रही है इसलिए इसका नाम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण क्या होता है, पवन जो है आती है और मानसून लाती है, और मानसून लाती है, इसी कारण भारत में वर्षा होती है। पूरा आपको एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दें क्यों आता है भारत में मानसून, जरा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मानसून चैप्टर हमारा इसके बाद आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा मानसून चैप्टर पर होगा। अगर आप जेट स्ट्रीम को यहाँ पर समझ जाएंगे तो आगे मानसून समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बात को समझिए जरा, सारी जेट स्ट्रीम राजवी तरंग के रूप में उत्पन्न नहीं होती हैं। ITCZ जो हमारा होता है जब ग्रीष्म ऋतु आती है, यानी भारत में जब ग्रीष्म ऋतु आती है यानी मार्च से जून के मध्य में, तो उसका क्या होता है, ITCZ का उत्तरायण हो जाता है, उत्तर की ओर सरक जाता है, यानी भारत की ओर सरक जाता है, ठीक है। भारत की ओर जब सरक जाता है तो जेट स्ट्रीम का उत्तरायण होता है, और शीत अयनांत के समय भारत इसका दक्षिणायन होता है ITCZ का, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें, आपको ये समझना है अच्छे से, राजवी तरंग सारी जितनी भी जेट स्ट्रीम है सब राजवी तरंग से नहीं उत्पन्न होती हैं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति किसके कारण होती है, तिब्बत का पठार, हाइट ज़्यादा है, गर्मी के समय टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वायु का आरोहण होगा, यानी वायु हवा में जाएगी धीरे धीरे नीचे सतह से उठकर ऊपर पहुँचेगी कहाँ, आसमान में, ठीक है। ट्रोपोपॉस यानी क्षोभ सीमा पर पहुंचेगी, क्षोभ सीमा पर जब पहुंचेगी यानी क्षोभ मंडल की ऊपर की परतों में पहुंचेगी, तो जहां पर हवा पहुंचेगी वहां पर क्या बना लेगी, हाई प्रेशर, क्योंकि जमीन पर लो प्रेशर तो ऊपर बन जाएगा हाई प्रेशर। वहां पर हाई प्रेशर हवा में बहुत ऊपर बन गया ट्रोपोपॉस में, ठीक है। ट्रोपोपॉस में जब हाई प्रेशर बन गया तो वहां पर क्या बनेगा, प्रतिचक्रवाती दशा। प्रतिचक्रवाती दशा से चलने वाली हवा, और चल किधर की ओर रही होगी, वो बंगाल की खाड़ी से होते, जो प्रतिचक्रवाती दशा में यानी जो तिब्बत के ऊपर हाई प्रेशर बना वहां से चलने वाली हवा क्या कहलाती है, जेट स्ट्रीम कहलाती है। कौन सी जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहलाती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जेट स्ट्रीम कहलाती है, ठीक है। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जेट स्ट्रीम जो होती है ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए कहाँ जाती है, दक्षिणी हिंद महासागर की ओर जाती है, ठीक है। भारत के जस्ट नीचे दक्षिणी हिंद महासागर है, जस्ट दक्षिण में दक्षिणी हिंद महासागर दिखता है आपको, बंगाल की खाड़ी अरब सागर होते हुए, और ये कहाँ पहुँचती है, मेडागास्कर द्वीप समूह के पास पहुँच जाती है। मेडागास्कर द्वीप समूह के पास जब ये पहुँचती है तो वहाँ पर वायु का अवरोहण हो जाता है, यानी वायु क्या करती है, नीचे आ जाती है, वायु का क्या करती है, नीचे आ जाती है। जब वायु नीचे आ जाती है यानी सतह पर आ जाती है, सतह पर आ जाती है तो सतह पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। जहाँ पर वायु का अवरोहण होता है, वायु जो वायुमंडल से सतह की तरफ आती है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, सतह पर हाई प्रेशर। सतह पर जब हाई प्रेशर बन जा रहा है, अभी तक हाई प्रेशर था ऊपर, अब सतह पर बन गया, सतह पर जब हाई प्रेशर बन गया है तो सतह हवा चलेगी, सतह जब हवा चलेगी तो हवा चलेगी किधर की ओर, क्योंकि ये आ रहा है मेडागास्कर के पास में। मेडागास्कर कहाँ पर है आपका बता चुके हैं हम, मेडागास्कर आपका 0 डिग्री के यहाँ पर है, यहाँ पर चल रही होती है हमारी कौन सी, व्यापारिक पवनें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कुछ ऐसे चल रही होती हैं, तो इन्हीं के साथ में जो है क्या होता है, वो आके इसे मिल जाती है। अब हवा तो हमारी इधर की ओर ही चलेगी, लेकिन 0 डिग्री जब पार करेगी तो मुड़ जाएगी ये इधर की ओर। जब 0 डिग्री पार करके मुड़ने लगती है, 0 डिग्री पार करके हवा हमारी ऐसे जाके ऐसे मुड़ती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, किस कारण से मुड़ रही है, दाईं ओर ये मुड़ जा रही है कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण, क्योंकि कोरियोलिस बल का प्रभाव के कारण ही ये तिरछी चल रही थी इधर की ओर। कोरियोलिस बल का प्रभाव जो होता है साउथ में, यानी इधर इसके नीचे जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि इसके ऊपर क्लॉकवाइज है, तो वैसे तो ये हवा से चल रही थी, लेकिन जब क्लॉकवाइज होगा तो इधर चलने लगेगी, तो इसलिए मुड़ जा रही है। जब मुड़ जा रही है तो भारत के इसी क्षेत्र में सबसे पहले वर्षा करने लग रही है, केरल और कर्नाटक वाले रीजन में, जबकि यहाँ वर्षा नहीं कर रही क्योंकि हवा ऐसे चल रही है। जब हवा ऐसे चल रही है तो यहाँ पर जहाँ पर बंगाल की खाड़ियाँ होती हैं, जब हम पहुँचते हैं यहाँ पर तो हमारा क्या गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है। तो हवा यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में पहुँच के सबसे पहले वर्षा करती है, उसके बाद यहाँ पर जब पहाड़ियों में फंस जाती है तो आगे नहीं जा पाती, इसके कारण जो है इधर मुड़ जाती है, तो उत्तर भारत में इसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये वाला पोर्शन हमारा जो है अभी बच गया, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन में मानसून के कारण वर्षा नहीं होती, तमिलनाडु और उड़ीसा
उड़ीसा वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा वाले क्षेत्र में जो है वर्षा नहीं हो रही है, किससे? मानसून के कारण। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में होती है चक्रवाती वर्षा, जबकि तमिलनाडु में होती है लौटते मानसून के कारण वर्षा। ये सारी चीज़ें आपको जब मानसून पढ़ाएंगे तो आपको विधिवत बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वायु का अवरोहण जब हुआ हमारा कहाँ पर, मेडागास्कर के पास में, तो हवा जो है चली और हवा जो है क्या करी, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से पानी ले लेके आ आई और हमारे यहाँ क्या लेकर आ गई, मानसून लेकर आ गई, ठीक है। इसके कारण भारत में मानसून आता है, अर्थात भारत में ग्रीष्म ऋतु के समय होने वाली मानसूनी वर्षा की मात्रा, तीव्रता, अधिकता का संबंध कौन सी जेट स्ट्रीम से है? उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल स्टरलीज जेट स्ट्रीम से है, ठीक है। तो ये आपकी सारी जेट स्ट्रीम आज हो गई। हमें लगता है ट्रॉपिकल स्टरलीज जेट स्ट्रीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।